5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 2.61 लाख बन गए होते। और ये तब है जब आपने उस टाइम के वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता। अब सोचिए अगर आपने बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड चूज किया होता तो रिजल्ट क्या आया होता। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। यहाँ हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मिड कैप फंड्स की जो कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं और जिन्हें आप 2025 के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिड कैप फंड्स होते क्या हैं और ये फंड्स किसके लिए सूटेबल होते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जहां हम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स शेयर करते हैं। डोंट मिस टू फॉलो द हैंडल। चलिए अब शुरू करते हैं। मिड कैप फंड्स उन फंड्स को कहते हैं जो मिड साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंडिया में मिड साइज्ड कंपनीज वो होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर रैंक 101 से 250 के बीच में होती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनी का साइज। ये फंड्स लॉन्ग टर्म में हायर मार्केट बीटिंग रिटर्न्स जनरेट करने के लिए पॉपुलर हैं। इनफैक्ट टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को भी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इन फंड्स में रिस्क नॉर्मल से ज्यादा होता है। खराब मार्केट कंडीशंस में ये नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकते हैं। इसीलिए ये फंड्स अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं और जो कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। इनमें इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट जरूर असेस कर लें, मतलब आपका लॉस बियरिंग कैपेसिटी। अब बेस्ट मिड कैप फंड्स डिस्कस करने से पहले जल्दी से समझते हैं कि इन फंड्स को हमने सेलेक्ट कैसे किया है। तो हमने बेस्ट मिड कैप फंड्स को शॉर्ट लिस्ट करते वक्त रिटर्न्स, कंसिस्टेंसी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन दोनों फैक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। इसके लिए हमने सबसे पहले नवंबर 2014 से नवंबर 2024 के पीरियड के अंदर सभी मिड कैप फंड्स के 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज किया। इस पीरियड में अराउंड 29 मिड कैप फंड्स मार्केट में अवेलेबल थे। इनमें से 8 फंड्स ने अभी तक 7 साल कंप्लीट नहीं किए, इसलिए ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर दिया गया। नाउ वी चेक द रोलिंग रिटर्न्स ऑफ द 22 फंड्स। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है डेली बेसिस पर रिटर्न्स कैलकुलेट करना। जैसे अगर आप डेली एसआईपी करते हो और उन सारे रिटर्न्स का एवरेज निकालते हो, वी अराइव एट रोलिंग रिटर्न्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर फंड ए का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 17.5% है, इसका मतलब है हमने 7 साल के सभी पीरियड्स के लिए रिटर्न्स कैलकुलेट किए जो 10 साल के टाइम फ्रेम में आते हैं। इस केस में 2465 पीरियड्स आए और इन सभी रिटर्न्स का एवरेज 17.5% निकला। रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर हमने उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स दे रहे थे। फिर हमने रिस्क फैक्टर एनालाइज करने के लिए सारे अब तक के शॉर्टलिस्टेड फंड्स के 3 ईयर और 5 ईयर अप और डाउन साइड कैप्चर रेशोज देखे। अपसाइड कैप्चर रेशो मतलब जब मार्केट स्ट्रांग हो तो फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना गेन किया, और डाउन साइड कैप्चर रेशो मतलब जब मार्केट वीक हो तो फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना लॉस किया। आइडियल सिनेरियो में अपसाइड कैप्चर रेशो हमेशा ज्यादा होना चाहिए और डाउन साइड कैप्चर रेशो कम। इसके बेसिस पर हमने उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जिनका अप डाउन कैप्चर रेशो 1 या उससे ज्यादा था। इस स्टेप को करने के बाद हमें 7 फंड्स मिले। लास्टली हमने उन 2 फंड्स को एक्सक्लूड कर दिया जिन्होंने पिछले 7 साल में फंडामेंटल चेंजेस या एएमसी का मर्जर विटनेस किया है। और इस तरह हमें टॉप 5 मिड कैप फंड्स की फाइनल लिस्ट मिली जो 2025 के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। डू नोट, हमने इन फंड्स को रैंक नहीं किया है। वी विल स्टार्ट विद द लार्जेस्ट फंड इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज। सबसे पहला फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड को 2007 से चिराग सेतलवाद मैनेज कर रहे हैं। विद AUM ऑफ 75,000 करोड़, ये मिड कैप स्पेस का सबसे बड़ा फंड है। इट्स 7 ईयर रोलिंग रिटर्न इज 18.9%। तो अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 3.53 लाख बन चुके होते, और 10,000 रुपए की SIP 10 साल तक की होती तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट अब तक 38.6 लाख का हो गया होता। दूसरा फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो 50,000 करोड़ के AUM के साथ सेकंड लार्जेस्ट मिड कैप फंड भी है। फंड का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न है 18.09%। अगर आप इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते
तो आज इसकी वैल्यू 3.43 लाख होती। और अगर आपने 10,000 की SIP 10 साल तक की होती तो 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट 39.19 लाख तक बढ़ गया होता। पर एक बात नोट करें, जनवरी 2024 में इस फंड का फंड मैनेजर चेंज हुआ है। अब फंड को अतुल भोले मैनेज कर रहे हैं, हर्षा उपाध्याय की जगह। द थर्ड फंड इन द लिस्ट इज SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड 21,407 करोड़ का एसेट्स मैनेज करता है और मिड कैप स्पेस का 5th लार्जेस्ट फंड है। इस फंड का 7-year रोलिंग रिटर्न इज 17.04%। और अगर आप इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो अभी उसकी वैल्यू होती 3.63 लाख रुपीस। और 10 साल पहले 10,000 की SIP की होती तो 12 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 33.74 लाख हो जाती। नोट, इस फंड का भी मैनेजर चेंज हुआ है। अप्रैल 2024 से भवीन वितलानी से मैनेज कर रहे हैं सोहिनी अंदानी के बाद। नेक्स्ट है ईडलवाइज मिड कैप फंड, जो 7,677 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है और कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। इसका 7-year रोलिंग रिटर्न इज 18.71%। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनका वर्थ 3.8 लाख बन चुका होता 5 सालों में। और 10,000 रुपए की SIP 10 साल तक की होती तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 41.66 लाख हो गया होता। और लास्ट इन द लिस्ट है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इस फंड का 7-year रोलिंग रिटर्न 18.27% है। इस फंड में अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 3.47 लाख बन गए होते। और 10,000 की मंथली SIP 10 साल तक चलाते तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 39.7 लाख हो गया होता। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर 2025 और इसके साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग इन मिड कैप फंड्स अपने रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन और गोल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.